तो हम नॉलेज कैसे ग्रहण करें, ये उनका प्रश्न है। तो सबसे पहली चीज, ज्ञान किसे कहते हैं उसका असली अर्थ हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम ज्ञान उसे समझते हैं कि किसी ने आपसे कोई प्रश्न पूछा और आपने 100 प्रकार की संज्ञाएं उसे बता दी, यानी कि आपको 100 प्रकार के उसके रिसर्चर्स पता है, 100 प्रकार के उसका आपको सोशियोलॉजिस्ट के नाम ले दिए, साइकोलॉजिस्ट के नाम ले दिए। इनफैक्ट हम आपको बहुत ही सीक्रेट ट्रिक्स बताते हैं जो आईएएस के स्टूडेंट्स होते हैं वो उन्हें सिखाई जाती है कि आप जब आईएएस के मेंस के एग्जाम्स दे रहे हैं, अगर आप सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल है, तो आपको किस प्रकार से अपने आंसर्स फ्रेम करने होते हैं वो ट्रिक्स बच्चों को सिखाई जाती है। उन ट्रिक्स में ये होता है कि कोई भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, अब आपको एग्जामिनर को दिखाना है आपको बहुत नॉलेज है उस प्रश्न की, तो बस एक शब्द लीजिए और उस शब्द से आप 4 प्रकार के थिंकर्स के नाम लिख दीजिए जवाब में, और आपको आंसर्स के मार्क्स मिल जाएंगे। कोई इंटरप्रिटेशंस नहीं देनी है। अगर सोशल मोबिलिटी शब्द बोला है तो सोशल मोबिलिटी बता दीजिए, कोई भी शब्द। हायरार्की बोला है तो हायरार्की बता दीजिए, रेसिज्म बोला है तो रेसिज्म के बारे में 4 प्रकार के शब्द बता दीजिए। ये सिंपल सा लॉजिक होता है जो आईएएस के स्टूडेंट्स तक को समझाया जाता है। उसी प्रकार की सारी बातें न्यूज़पेपर्स में हम पढ़ते हैं, उसी को हम समझते हैं कि नॉलेज कहा जाता है। बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ जिसे हम मानते हैं कि ये इंसान जो स्टेज पर खड़ा है वो तो बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, उनकी जब हम स्पीचेस सुनते हैं तो हमें लगता है कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ से आपके दिमाग में एक चीज़ फिट होती है कि नॉलेजेबल इंसान है, यानी कि 4 प्रकार के थिंकर्स को पढ़ा हुआ है। अब आपकी नॉलेज की डेफिनेशन क्या बनी यहाँ पे कि हमने 4 प्रकार की 100 प्रकार की अगर संज्ञाएं हमें पता चल गई, यानी कि बहुत नॉलेज ग्रास्प कर लिया। ऐसा आपको अभी लग सकता है और इसी को कहा जाता है कि ये पर विद्या है। लेकिन क्या उसे ही नॉलेज कहा जाता है? नहीं। आप कुछ इस प्रकार से समझे कि बहुत सारी लेयर्स होती है। पहले तल पे कोई डेटा एग्जिस्ट करता है, यानी कि बिना प्रोसेसिंग किया हुआ डेटा। जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज में भी अगर आप देखते हैं कि आप लोगों के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स अभी अवेलेबल है, तो वो डेटा है। अभी तक उसे कोई इस्तेमाल में नहीं लाया जा सका, कोई यूज में नहीं लाया जा सका। उदाहरण के लिए आपने सिर्फ ये पढ़ लिया कि अच्छा मोदी सरकार ने एक न्यू स्कीम लॉन्च करी है, वो भी डेटा की तरह काउंट कीजिए, उसकी अभी तक 0 इंटरप्रिटेशंस बनी है। डेटा यानी कि अभी तक उसमें से कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं निकल पाई है। उसके बाद आपने कुछ उससे इंटरप्रेट करा और वहां से डेटा से इंफॉर्मेशन क्रिएट हुई है। जैसे आप लोगों के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स, आप लोगों की सारी मोबाइल फ़ोन लोकेशंस की ट्रैकिंग, आप लोगों की सारी क्रोम ब्राउज़र की हिस्ट्री की ट्रैकिंग, आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ आप मोबाइल फ़ोन पर कर रहे हैं, आप जब स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं, आपकी कितनी बार आपने किसी रेस्टोरेंट को उसको ओपन करा है, ये एक एक इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं और यहाँ से एक ट्रेंड्स क्रिएट होते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है। यहाँ से वो ट्रेंड्स समझ में आते हैं। बहुत बारीक बारीक के सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है और यहाँ से प्रिडिक्शंस निकलती है। यहाँ से समझ में आता है कि इंसान कोई भी रेस्टोरेंट ऑर्डर करने से पहले अगर उसकी सैलरी इतनी से इतनी रेंज में, मान लीजिए मीडियम रेंज की सैलरी है, तो वो 10 बार रेस्टोरेंट्स को सर्च करेगा। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ से क्रिएट होती है और इसी का और मैग्नीफाइड वर्जन अगर आप देखना चाहते हैं उसे कहा जाता है बिग डेटा। बिग डेटा जिसे वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स में फिट करते हैं कि कैसे कोई रोबोट बहुत ज़्यादा सेंटिएंट बीइंग की तरह परफॉर्म कर सके, कि अगर उस रोबोट में इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन फीड करी जा रही है कि अगर कोई इंसान थोड़ा सा बोल दे, अरे नहीं ऐसा बोल दिया उस इंसान ने, तो उस रोबोट में इंफॉर्मेशन फीड करी गई है कि वो इंसान थोड़ा एंशियस हो सकता है, यानी कि एंजाइटी है। तो अब आप इस प्रकार की बात बोले उसे, कौन सा डायलॉग बोलना है। आपको क्या लगता है ये एक इंसान की उपज है जो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उस रोबोट में फिट करी गई है? ऐसे रोबोट्स एग्जिस्ट करते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि ये क्या सच में इमोशनल बीइंग है, ये क्या सच में सेंटाइंट है, ऐसा महसूस होगा। लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने फीड करी है क्योंकि वो इतने सालों से हम सबका बिग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है कि डेटा कलेक्ट कर करके आप लोगों की सारी जो
एक्टिविटीज़ है उसे कलेक्ट कर करके जो डेटा के फॉर्म में थी उसमें से ट्रेंड्स पिक करे जाते हैं और उन ट्रेंड्स को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करा गया है और वहाँ से बिग डेटा के थ्रू आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स में वो डेटा फिट किया गया है। इसे कहा जाता है डेटा से इंफॉर्मेशन। उसके बाद नॉलेज क्रिएट होती है, नॉलेज जो अभी आप समझ रहे हैं, और उसके बाद की स्थिति आती है जिसे कहा जाता है विजडम। विजडम एक चीज होती है जिसे हम कह सकते हैं उससे भी ऊपर होती है केवल ज्ञान की स्थिति, जहां पर आपको इस पूरे कॉस्मोस की, इस पूरे यूनिवर्स की एक एक चीज समझ में आ जाती है। आज के इस टाइम पर अगर आप किसी भी साइंटिस्ट से, बड़े बड़े साइंटिस्ट से भी ये प्रश्न पूछ लेंगे कि क्या कोई ऐसा मेथड एग्जिस्ट करता है कि इस पूरे ब्रह्मांड की सारी जानकारी हमें मिल जाए, क्या कोई ऐसा मेथड एग्जिस्ट करता है कि हम आकाशिक रिकॉर्ड्स अगर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कुछ साइंटिस्ट का कहना है, जैसे पर्सी सेनेट जिन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड्स का टर्म ये कॉइन करा है, वो बोल रहे हैं हाँ आकाशिक रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। या फिर आप जो 0 पॉइंट क्वांटम एनर्जी, इसको आप स्टडी कीजिए, तो अगर आप इन सारे साइंटिस्ट से पूछे बैठ के कि क्या कोई ऐसा मेथड एग्जिस्ट करता है कि हम इन आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाए, अब नॉलेज ही चाहिए ना, तो पूरे ब्रह्मांड के लीजिए, आप एक जगह पे क्यों अटक रहे हैं? तो किसी भी साइंटिस्ट के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ धर्म ग्रंथ इसके एक तरीका बताते हैं। अगर आप जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इन रिलीजन्स के स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स बताई जाती है और आपको सुन के बहुत हैरानी होगी। केवल यही रिलीजन्स नहीं, बल्कि अगर आप कबलिस्टिक टीचिंग्स को भी पढ़ते हैं तो वो भी सिर्फ सब एक मत है इस एक चीज पर कि सिर्फ और सिर्फ मेडिटेटिव स्टेट्स में ही आपको पूरी कॉस्मोस की नॉलेज मिल सकती है। अभी ये जो शब्द मैंने बोले ये केवल शब्द है, उसके अलावा और कुछ ज्ञान में भी नहीं बदला होगा, क्योंकि हम इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं कि कॉस्मोस की नॉलेज मतलब क्या है। वो बोल रहे हैं कि आपको एक ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें आपको इस पूरे ब्रह्मांड की हर एक नॉलेज को आप एक्सेस करने के लिए रेडी हो चुके होंगे, और एक ऐसी स्टेट होगी कि आप जब चाहें उस समय पर उस नॉलेज को आप एक्सेस कर सकते हैं। और आपको इजी भाषा में समझाते हैं कि जैसे कुछ साइंटिस्ट है, रिचर्ड फेनमैन है, तो वो कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में क्वांटम वेव्स के रूप में वो सारी इंफॉर्मेशन बह रही है, और वो जो इंफॉर्मेशन है, वो जो क्वांटम वेव्स है, वो एक फील्ड की फॉर्म में हर जगह प्रेजेंट है। और ये केवल फिजिकल ही नहीं बल्कि एक इंटेलेक्चुअल फील्ड है। सिर्फ फिजिकल ही नहीं, एक इंटेलेक्चुअल फील्ड की फॉर्म में वो सारी जानकारी मौजूद है। और ये जो जानकारी है ये आपके ब्रेन के इलेक्ट्रॉन्स को इम्पैक्ट करने में पूरी सक्षम है। और इसी को कबाला जो टीचिंग्स होती है वो कहते हैं कि कहीं से अचानक से एक रियलाइजेशन आता है, कहीं से ऐसा लगता है कि लाइक अ क्लिक ऑफ अ सेकेंड और एकदम से एक आइडिया आ गया, उसे कहा जाता है कोकमा। इस प्रकार की सारी बातें हर रिलीजन कर रहा है कि मेडिटेटिव स्टेट्स में आप इन क्वांटम वेव्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हम बोल रहे हैं आप पूरे कॉस्मोस की जानकारी आपको मिल सकती है इन्हीं मेडिटेटिव स्टेट्स में, तो उसका अर्थ ये होता है कि आप इतने ज़्यादा रिलैक्स्ड बीइंग बन चुके हैं कि कोई भी क्वांटम वेव को जितना आप अभी मुझे देख सकते हैं उतना ही क्लियरली आपको एक आत्मविश्वास आ जाएगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको इतनी सर्टेनिटी हो जाएगी एक चीज़ को लेके कि मैं किसी भी क्वांटम वेव को एक्सेस कर सकता हूँ। ये स्थिति आ जाती है, ऐसा धर्म ग्रंथ कहते हैं। और इसी को समझाने के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सूफी स्टोरी है। जुन्नैद जो थे वो एक बहुत बड़े सूफी संत थे, बहुत फेमस थे, बहुत प्रचलित था उनका नाम। वो अपने डिसाइपल्स के साथ जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक वो ग्वाला दिखा, भैंस को लेके जा रहा था वो ग्वाला। जुन्नैद जो थे वो जहाँ भी जाते थे हर कुछ देर में अपने डिसाइपल्स को कुछ ना कुछ टीचिंग्स दिया करते थे। अब ये बात इतने बड़े सूफी संत हैं, वो जानते थे कि टीचिंग्स तो मैं दे रहा हूँ, ये उनकी समझ में बात आ रही है, लेकिन बोध अभी नहीं हुआ है इन्हें। तो वो टीचिंग्स देते थे, लेकिन फिर भी
और उनके टीचिंग्स देने का कुछ अलग ही तरीका था। तो जहाँ उन्होंने ग्वाला देखा, उन्होंने बोला अपने सारे डिसाइपल्स को, इस ग्वाले को घेर लो। और ग्वाला भी खुश कि अरे वाह, जुनैद ने मुझे घेर लिया है, अरे वाह। ग्वाले ने बोला अरे मैं रेडी हूँ, आप बताइए क्या करना है। और वो बड़ा क्यूरियस हो गया कि मुझ पर कोई एक्सपेरिमेंट होने वाला है। जुनैद ने वहाँ पे खड़े हर एक डिसाइपल से और उस ग्वाले से एक प्रश्न पूछा कि आप मुझे बताओ कि इस समय पर ये जो भैंस है ये उस ग्वाले से बंधी हुई है या फिर ये ग्वाला भैंस से बंधा हुआ है। हर डिसाइपल से अलग अलग करके ये प्रश्न पूछा गया। अब लाजमी है, सबने जवाब दिया कि अरे ये तो भैंस बंधी हुई है ग्वाले से, ग्वाला तो मास्टर है, वो जब चाहे उस भैंस को छोड़ सकता है। तो वो सारे लोगों ने बोला भाई हाँ, इंसान तो मास्टर होता है। जुनैद ने बोला कि अब तुम्हें मैं एक मैजिक दिखाता हूँ। उसने सिजर ली और वो जो रस्सी थी जिससे ग्वाले ने पकड़ा हुआ था उस भैंस को, उसने वो रस्सी काट दी, नाइफ से वो रस्सी काट दी। जैसे ही वो रस्सी कटी, बिल्कुल क्या हुआ होगा आप समझ गए होंगे, वो जो भैंस थी वो भागने लगी पीछे की तरफ। और वहां जैसे ही भैंस भागी, वो ग्वाला भी उसके पीछे पीछे भागा कि अरे ये क्या कर दिया। साथ में वो इतना चीखा चिल्लाया जुनैद पर कि मैं सोचता था इतने बड़े सूफी संत हो तुम, ये क्या कर दिया, मेरी भैंस भगा दी तुमने। और वो उसके पीछे पीछे भाग रहा। जुनैद वहां खड़े रहे। अब उन्होंने डिसाइपल से पूछा, अब मुझे बताओ कि कौन किससे बंधा हुआ था, क्या वो ग्वाला उस भैंस से बंधा हुआ था या वो भैंस उस ग्वाले से बंधी हुई थी। सब देख पा रहे हैं कि वो जो भैंस है वो फ्रीडम चाहती थी और फ्रीडम उसे मिल गया। वो कभी भी उस ग्वाले से बंधी नहीं हुई थी। सेंसेस से जब आप देखते हो पहली बार में, तब हमें लग सकता है कि हाँ, शरीर के तल पर तो लगेगा कि वो जो भैंस है वो बंधी हुई है, लेकिन अंतर मन से वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम चाह रही थी और वो फ्रीडम उसे मिल गई थी। और इसी को कहा जाता है मन का तल। हमने अपने लिए ही कंस्ट्रेंट्स क्रिएट कर रखे होते हैं और अपने माइंड को हर जगह हम बीच में लेके आते हैं। यही सबसे बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन है नॉलेज को एक्सेस करने में, वो है हमारा माइंड। उस माइंड को कैसे तोड़ा जाए। अलग अलग शब्द इस्तेमाल होते हैं कि आप एक ऐसी स्थिति पर आ जाएंगे जहां पे आपको सारी अपनी कंडीशनिंग दिखने लग जाएगी, यानी कि माइंड टूटने लग जाएगा, आप मन के तल से ऊपर आ जाएंगे। वो कैसे होगा? वो सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आप इतनी ज्यादा बारीकी में एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ जाएगी। वो असली नॉलेज होती है। और वो क्लैरिटी कैसे आती है? वो क्लैरिटी करने का सिर्फ एक ही मार्ग है। ये नहीं कि 1000, 10,000, 20,000 बातें पढ़ लीजिए, नहीं, वो नॉलेज नहीं है और वो विजडम तो बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज पर इतना विचार कर दिया कि अब पूरा वो उसी से पूरा ब्रह्मांड आपके लिए खुलेगा, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है। आप सिंपल से यहाँ पे समझिए कि गौतम बुद्ध, उनके टीचर कौन थे? उन्होंने तो किताबें नहीं पढ़ी। जो बुद्धिज्म, जो पूरा रिलीजन है, उसमें आप कॉस्मोलॉजी को स्टडी कीजिए तो आपको पता चलेगा जैनिज्म में भी, बुद्धिज्म में भी इतनी ज़्यादा डिटेल्स बता रखी है कि ये नहीं है कि 7 स्वर्ग होते हैं, 7 नर्क होते हैं, कि मध्यम लोक होता है, तिरंज गति होती है, नहीं। ये तक बता रखा है जैनिज्म में कि 7वां जो नर्क है, पहला नर्क है, उसमें भी 7 लेवल्स है। पहले में रत्न प्रभा है। इतनी ज़्यादा डिटेल्स है कि उसके पूरे पूरे डिस्टेंस बता रखे कि इतने योजन है। वो कहाँ से आई होगी नॉलेज, और क्या हमें मिल सकती है? एकदम लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको बताते हैं। रामकृष्ण, अगर आप उनकी ग्रंथ पढ़ते हैं, क्योंकि उनके जो डिसाइपल्स थे उन्होंने पूरी ग्रंथ लिखी है, क्योंकि वो रामकृष्ण के साथ रहते थे, तो आप समझ लीजिए कि रामकृष्ण के ऊपर एक कैमरा फिट हो रखा है। अब रामकृष्ण की सारी एक्टिविटीज उनका वो डिसाइपल लिखे जा रहा है एक किताब में। तो इतनी ज्यादा बारीक डिटेल्स आपको समझ में आएंगी रामकृष्ण के बारे में, और आपको भी महसूस होगा कि कुछ तो डिवाइन पावर्स है। लेकिन उन्होंने तो किताबें नहीं पढ़ी थी, तो उन्हें कहां से आया वो ज्ञान? और आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। रामकृष्ण जो थे वो मां काली के बहुत बड़े भक्त थे। कहा जाता है कि रामकृष्ण ऐसी स्टेज पर थे
कि शुरुआत में वो इतना ज़्यादा, क्योंकि भक्ति में इंसान बहुत रोता है, हमें वो दिखने में लगता है कि बहुत आंसू बह रहा है, लेकिन वो उसके इमोशंस होते हैं। इनफैक्ट गुरुद्वारे में अगर आप जाते हैं, वहाँ पे तो बहुत कॉमन ये साइट है, इतना ज़्यादा भावुक हो रखे हैं कि वो उनके आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो रामकृष्ण बहुत रोया करते थे माँ काली के सामने, और एक दिन उन्होंने माँ काली के सामने जिद पकड़ ली कि माँ, अगर तूने मुझे अपना असली स्वरूप नहीं दिखाया तो आज मैं अपना ये गर्दन काट दूंगा, ऐसा उल्लेख है। तो वो कहते हैं कि उस दिन मुझे माँ काली का असली स्वरूप दिखा। रामकृष्ण माँ काली की पूजा करते हैं, पूरी एक एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं, और वो कहते हैं कि जिस दिन माँ काली का मुझे असली स्वरूप दिखा, उस दिन मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आई, और वो ये है कि वो माँ काली जो है वो मेरे अंदर बसती है। अहम ब्रह्मास्मि जो हम पढ़ते हैं, रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे कोई इंसान, भक्ति मार्ग से कोई इंसान ये बात बोल दे कि वो भगवान मुझ में ही बसता है, क्योंकि अभी तो भक्ति मार्ग पे है, पूजा कर रहे हैं, एक मूर्ति है, तो हम नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं कि वो बोल दे ये माँ काली तो मेरे अंदर ही बस रही है। लेकिन रामकृष्ण ने ये बात बोली, और रामकृष्ण के इतने बड़े, सबसे बड़े स्टूडेंट स्वामी विवेकानंद ने वेदांता स्कूल शुरू करा था। वेदांता में नो आइडल वर्शिप, जीरो, कोई मूर्ति पूजा नहीं होती। तो सोचिए कहाँ से आया होगा ये ज्ञान। क्या आइडल वर्शिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये मुद्दा नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको इस चीज़ पर विचार करना चाहिए कि रामकृष्ण की ऐसी कौन सी स्टेट्स होंगी कि वो पूजा करते हैं, रोज सुबह उठ जा रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माँ काली की पूजा कर रहे हैं, और एक दिन उन्हें ज्ञान हो जाता है वो माँ काली मेरे अंदर ही बसती है। और उनके डिसाइपल्स कहते हैं कि हमें वो डिवाइन पावर्स हर समय महसूस होती है, जब हम उनके आसपास बैठते हैं, उनकी बातों में, उनके एक्शंस में, हर चीज़ हमें महसूस होती है। तो वो कहते हैं कि एक दिन रामकृष्ण जो थे वो माँ काली के चरणों पर फूल चढ़ा कर आए, उसके बाद वो घर वापस आए और फिर वो बहुत रोए। उन्होंने बोला, माँ क्या मैं कमज़ोर पड़ चुका हूँ? ये उनके शब्द उनके डिसाइपल ने बुक में लिखा है कि माँ क्या मैं कमज़ोर पड़ चुका हूँ, आज दोबारा से मैं वो रिचुअल्स क्यों परफॉर्म करने जा रहा हूँ? क्या तुम मुझसे अलग हो रही हो माँ? ये माँ काली को रामकृष्ण बोल रहे हैं।